आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नीतीश और लालू के बीच में दरार पैदा करने में कामयाब होंगे, या काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है? काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, और लालू परिवार पे तो कभी चढ़ भी नहीं पाती। लालू यादव ऐसा एक पहले नेता है कि जो बीजेपी के सामने या किसी के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, कोई विचारधारा की बात नहीं की, और कम से कम जेल काटी है उसने। बाकी जगह नारायण राणे से लेके हेमंत विश्व शर्मा से लेके बहुत बड़ी लिस्ट है। यदि मैं आपको बताऊं तो भावना गौड़ी है, यशवंत यामिनी जाधव है, नारायण राणे है, शुभेंदु अधिकारी है। ये सब लोग ईडी और सीबीआई के एक नोटिस पे रेंगने लगे हैं और सरेंडर हो गए हैं। अब सवाल उनका नीतीश के प्रति ऑब्सेशन का नहीं है, सवाल है बिहार और महाराष्ट्र, ये दो बड़े राज्य है जहाँ की लोकसभा सीट है। वो ये जानते हैं कि यदि नीतीश और तेजस्वी तेजस्वी। ठीक से लड़ ले लोकसभा, तो वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ है, ये जानते हैं। और उतना बड़ा गड्ढा का भरपाई कहीं से होती हुई दिखाई नहीं देती है। बंगाल में अब पहले से ही तकलीफ है, ओडिशा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र हाथ के बाहर चला गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश नहीं बोलते बोलते 44 से 125 पे आ गए हैं। तो कुल मिलाकर एक जो स्थिति बनी हुई है बीजेपी को, वो ये है कि जो हाथ में जो है वो जा रहा है, नया कोई जगह आ नहीं रही है, नई कोई खेत डेवलप नहीं हो पाए जहां से फसल उगी है। कर्नाटक में दक्षिण में है तो कर्नाटक में भी तकलीफ में है, तो केरल में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। तो ये सारी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नहीं राजस्थान नहीं का जो टाइगर, फंसा मेरा बेल्ट मेरा है। मेरा सवाल समीकरणों से परे हटके सिर्फ ये कि मोदी जी को नीतीश कुमार का जब नाम आता है, जब नीतीश कुमार सामने आते हैं, तो मोदी की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। हमने बड़ी तस्वीरें देखी जहां मोदी जी थोड़ा टेंस हो जाते हैं। क्या देखिए, नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं उनको एक कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि नीतीश कुमार का ना कोई परिवारवाद है, ना कोई सीबीआई की जांच है, तजुर्बा मोदी से ज्यादा है, हिंदी में अच्छा भाषण दे लेते हैं। आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में निर्विवाद रूप से वो एक ओबीसी बहुत बड़े लीडर हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से क्या कॉम्प्लेक्स लगता है मोदी देखिए, को? नीतीश कुमार से कॉम्प्लेक्स तो उनके पास आज नहीं है। नीतीश कुमार ने बहुत पहले से ही नरेंद्र मोदी को हमेशा अलग रखा है। ये तो शोल्डर लेंथ पे। ऐसे कोई समीकरण बने जिसपे अभिषेक ही ज्यादा अच्छी तरह से लाइट डाल सकते हैं। यदि कांग्रेस साइड को रखा, यदि कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए साइड पर रोके, तो बाकी जितने भी देश में विपक्ष है, उसमें एक दमदार नाम यदि कोई देखे प्रधानमंत्री के तौर पे, तो नीतीश का ही आता है। क्योंकि ममता नीतीश से बहुत कम, उम्र भी कम है और उसके बाद एक्सपीरियंस भी कम है। सबको साथ में लेके जाने का, अपनी हिंदी के कंट्रोल होने का, और एक जो साफ गोई है कि भाई मेरा भी परिवार नहीं है। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई मैं किसके लिए, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, नीतीश भी कह सकते हैं कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, मेरा क्या है पीछे भाई। नीतीश के साथ एक है कि कम से कम उन्होंने अपने पत्नी को नहीं छोड़ा, तो लोग ये तो कहते हैं कि यार मोदी जी से एक तो प्लस पॉइंट है उनका। तो कई चीजें हैं। नीतीश भी मार्केटिंग करना जानते हैं जैसे मोदी जी करते हैं। कई चीजें हैं जो नीतीश की और मोदी जी के सामने है। लेकिन कुल मिला के किसी भी हालत में दो राज्य, वो किसी भी हालत में महाविकास आघाड़ी तोड़ने का प्रयास करेंगे, दूसरी ओर नीतीश और लालू को तोड़ने का प्रयास करेंगे। नीतीश की दुखती रह गई, जब ज्यादा करप्शन के चार्जेस हो जाते हैं तो नीतीश गड़बड़ा जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तो इसीलिए लगातार पूरे परिवार को घेरने की बात हो रही है, कभी विषय से बात हो रही है, तो कभी राबड़ी देवी से पूछताछ होती है। यहाँ तक तेजस्वी ने कह दिया कि भैया एजेंसीज को तो मैं मेरे घर बंगले में जगह ही दे देता हूँ, यही ऑफिस खोल ले, आने जाने का इतना खर्चा क्यों करे सरकार, भारत सरकार का टैक्स पेयर का ही पैसा है, क्योंकि रोज ही मेरे घर आना है हर एजेंसी को, तो यहीं रहे, यही कार्यालय हाँ, खोल ले, एक गेस्ट रूम जो है ईडी और सीबीआई को दे देते हैं सीबीआई को दे दे। 2024 तक। तो ये जो बात हो रही है, ये लगातार कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की बात है, और ये तोड़ना चाहते हैं। ये कितना टिक पाएंगे? देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी तो टिक पाई, जी। इसलिए कि एनसीपी के दो मंत्री इसमें जेल में जाके आए हैं, मतलब एक तो अभी भी जेल में पड़ा है। शिवसेना के भी लोग जेल में गए हैं, कई शिवसेना जो डर के मारे, जो डरपोक थे, जो ईडी की नोटिस से डरे, वो भाग गए। जो बचे हुए हैं वो शिलेदार है, वो जो फाइटर है कि जो बोलते कि 10 बार भी जेल में जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं उनको अब अनकंफर्टेबल लेवल पे लेके जा रहा है। एक एक दिन महत्वपूर्ण है। देखिए दीपक जी, एक एक जी। दिन जाता है, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इनके लगातार प्रयास हो रहे हैं तोड़ने के, और ये जितना प्रयास तोड़ने के कर रहे हैं, उतना ही वो फेविकॉल का जोड़ ज्यादा पक्का होता दिखाई दे रहा है, कम से कम आज के
परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो आज हम देखें जी बाकी मुझे लगता है टाइगर बहुत सारी अंदर की खबरें अभिषेक के पास है। टाइगर का यही कहना है कि हर दिन जब सूरज ढलता है एक दिन कम हो जाता है 2024 के फाइनल से, और वो हर दिन जो कम हो रहा है वो कहीं ना कहीं मोदी अमित शाह की बेचैनी को बढ़ाता है। अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप बिहार के टच में हैं, बिहार के फैब्रिक को समझते हैं। हर नेता किसी भी पार्टी का हो आपके फोन लाइन से जुड़ा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था बहुत संक्षेप में, बहुत टू द पॉइंट, कि ये जो राबड़ी देवी का घेरा हुआ, फिर आज लालू का घेरा हुआ, ये जो घेराबंदी दोबारा शुरू करी है सीबीआई ने, और फिर ईडी भी कहीं ना कहीं पूछताछ हो रही है, तो लालू परिवार को ये जो घेरने का जो षड्यंत्र कह लीजिए या पहल कह लीजिए, आपको लगता है कि तेजस्वी इस प्रेशर पे सिंक करेंगे? तेजस्वी पर ये जो दबाव है कहीं ना कहीं तेजस्वी के कंसंट्रेशन को वो तोड़ेगा? क्या एक रीथिंक कर सकते हैं तेजस्वी, क्योंकि अपने पिता और वो भी बीमार, उनका एक बेटा कब तक देखेगा उस हालत में जहां उसको प्रताड़ना की? क्या आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है तेजस्वी पे? और क्या तेजस्वी इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अब मोदी की इन धमकियों का असर नहीं होगा? क्या रिपोर्ट है बिहार की? कल परसों की घटना मैं आपको बताता हूं। जब राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई पहुंची थी, उसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ, और जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को देखते ही पूछा कि अरे तेजस्वी क्या हुआ, तुम्हारे घर गई थी सीबीआई, सब चला गया कि अभी भी जमा हुआ है? तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच बॉन्डिंग कितनी है। 2015 से 17 का जो 20 महीना था, उसमें कुछ अविश्वास था, कुछ बिग ब्रदर एटीट्यूड था, और कुछ जनरेशनल गैप का असर था। अब वो चीजें सब खत्म हो चुकी है। अब ये अलायंस सीमेंटेड है, और चाहे बिहार का अलायंस हो, चाहे महाराष्ट्र का हो या तमिलनाडु का हो, ये अलायंस सीमेंटेड है, और इस अलायंस में कहीं भी टूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या एक बात ये सही है जी, एक सवाल, क्या ये बात सही है कि तेजस्वी केजरीवाल से मिले और तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, केसीआर से बात कर रहे हैं? क्या तेजस्वी चाचा नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो क्या दिल से चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की पारी खेलें, बैटिंग करें दिल्ली में जाके? दिल से क्या ऐसे अरमान है तेजस्वी के? क्या फीडबैक है बिहार से आपको इस पर? ये तो स्वाभाविक है ना, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर पार्टी छोड़कर क्यों गए जेडीयू? उनको लग रहा है कि हम पार्लियामेंट के दौर में अगर नीतीश कुमार की लॉटरी दिल्ली में लगती है तो तेजस्वी यादव की लॉटरी पटना में लगेगी। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, खासकर तेजस्वी यादव, क्यों नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बने? दिक्कत क्या है उनको? पूर्व में कई उदाहरण मौजूद है जब तमाम राजनीतिक विरोध को, अविश्वास को या विश्वास को, जो भी आप कहें, उसको दरकिनार कर लोगों ने एक दूसरे को समर्थन दिया है। प्रतिभा पाटिल के मुद्दे पर बाबा साहब ठाकरे ने समर्थन दिया मराठी मानस को। राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष एनटी रामाराव ने 1991 में नरसिम्हा राव को फ्लोर टेस्ट हासिल करने में मदद की थी। तो फिर तेजस्वी यादव में क्या दिक्कत है? वो तो उनके अलायंस पार्टनर है। राबड़ी देवी कह चुकी हैं, लालू प्रसाद कह चुके हैं कि नीतीश कुमार में तमाम पोटेंशियल मौजूद है प्राइम मिनिस्टर बनने के। तेजस्वी यादव पहले भी कह चुके हैं इस बात को। नीतीश कुमार की तरफ से यह भी कहा गया है कि 2025 में यही लीड करेगा जी। तो ये सारी चीजें जो चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दरअसल एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। खासकर तब आपको जानकारी होगा कि बिहार में जाति जनगणना का पहला आंकड़ा सामने आ चुका है। नंबर ऑफ कास्ट काउंट कर लिए गए हैं, 215 जातियां हैं, और बीजेपी अभी से दबाव में इसलिए है क्योंकि जाति जनगणना का देखिए जो मकसद था वो पूरा हो गया है। अब हेड काउंट होगा, हेड काउंट में किसका कितना आएगा, मोटे तौर पर आप भी जानते हैं, अशोक वानखेड़े जी भी जानते हैं कि जो चुनाव लड़ने और लड़ाने वाली पार्टियां होती है उनके पास सब आंकड़े पहले से मौजूद होते हैं। थोड़ा बहुत पॉइंट में परसेंटेज उसका प्लस माइनस हो सकता है, किसकी कितनी संख्या है वो सबको पता होता है। असली चीज सामने आ चुकी है कि कितनी जातियां हैं, और उसे समेटने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। तो डर उनका यह है कि 1 अप्रैल से जो दूसरा चरण जाति जनगणना का हो रहा है, वो जाति जनगणना 30 अप्रैल तक हो जाती है, और मई के मध्य तक या मई के लास्ट तक वो आंकड़ा सार्वजनिक हो जाता है। उसके बाद जो पड़ोस के राज्य में अभी से कुलबुलाहट है जाति जनगणना की, चाहे वो रामचरित मानस विवाद के आईने में देखें आप, चाहे वो पिछड़े वर्गों की नई गोलबंदी और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग को उस संदर्भ में देखें, तो स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा डरी कहां पे हुई है। चुनावी हिंदुत्व खतरे में दिख रहा है, और नीतीश कुमार का व्यक्तित्व पहले से राष्ट्रीय है, आप जानते हैं। जी जी,
मैं आता हूं आपके पास। मैं टाइगर के पास जाऊंगा। टाइगर, अभी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लोग सोच रहे थे कि इसमें राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि खड़गे को पीएम प्रोजेक्ट करेंगे, और ये एक तरह का संदेश रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन से, महाधिवेशन से निकलेगा। लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा उस पर एक चुप्पी साधी रखी, कोई भी फैसला नहीं लिया। अब इसका नतीजा ये है, निष्कर्ष जो हम निकालें, कि कांग्रेस ने एक स्पेस छोड़ दी है। मोदी से कौन लड़ेगा, इसकी एक स्पेस कांग्रेस ने छोड़ दी है। और इधर चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे केसीआर हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो जैसे डीएमके है, स्टैलिन है, आज ही बालू जो हैं, जो डीएमके के लीडर हैं पार्लियामेंट में, वो आज उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है और लंबी मुलाकात हुई है। क्या ये लोग जो बाकी रीजनल पार्टी के जो छत्रप हैं, क्या नीतीश कुमार को आगे कर सकते हैं? और अगर नीतीश कुमार को आगे किया गया, अगर आगे किया, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, 30 साल से देश की राजनीति देख रहे हैं, नीतीश कुमार को आज की तारीख में आगे कर दिया गया मोदी के, तो क्या वो राहुल गांधी से, खड़गे से, ममता से, पटनायक से, केसीआर से, केजरीवाल, इन सबसे बेटर एक कैंडिडेट हो सकते हैं? अगर ऐसा हुआ, क्या इसकी संभावना है? और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? दीपक भाई, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनाव नहीं है। हमारे यहाँ राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और फिर नंबर गेम पे होता है। यदि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट भी करे तो आपको क्या लगता है कांग्रेस नीतीश कुमार का चेहरा लेके सामने जाएगी? सबसे बड़ी राजनीतिक दल कौन सी होगी वो तय करेगा प्राइम मिनिस्टर किसका होगा। जहां तक अभी प्राइम मिनिस्टर के नाम का सवाल है, तो फारूक अब्दुल्ला जी ने तो स्टैलिन के जन्मदिन पे घोषणा कर दी कि स्टैलिन को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। यूपीए का कन्वीनर बनाने की बात हो तो क्या कन्वीनर बनाया जा सकता है नीतीश कुमार को? तो यूपीए के कन्वीनर के लिए तो नीतीश से पहले, नीतीश तो बाद में आ गए, नीतीश ने तो अभी भी बीजेपी छोड़ी, लेकिन ये कन्वीनर की पोस्ट के लिए पिछले 4 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं शरद पवार। G23 का जो गुट था पूरा, वो सब शरद पवार के टच में था। कहीं ना कहीं यदि राजदीप सरदेसाई ये ट्वीट करते हैं कि शरद पवार के बर्थडे के दिन वो यूपीए के चेयरमैन घोषित होने जा रहे हैं, तो मैं राजदीप सरदेसाई को इतना छिछोरा पत्रकार नहीं मानता कि यूं ही सुबह उठ के ट्वीट कर देंगे। उन्हें बाकायदा ऊपर से मैसेज गया था कि आप ये ट्वीट करो, ये होने वाला है, लेकिन ये हुआ नहीं। तो उनकी एक सुप्त मनीषा है, जितना पैसा शरद पवार खर्चा कर सकते उतने ये कर नहीं सकते। कल यदि चुनाव का टाइम आया तो हर चुनाव में चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बीजेडी हो, चाहे जगन हो, चाहे स्टैलिन हो, चाहे सब लोग शरद जी को इज्जत से फोन करके आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वहां से अच्छा खासा फंड जाता है। क्या नीतीश आज फंड देने की स्थिति में है सब राजनीतिक दलों को? ऐसी कई चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो यूपी के चेयरमैन, यदि नीतीश और शरद पवार झगड़ा होता है तो इससे अच्छा सोनिया ही बनी रहे। और बार बार ये कहा भी गया है कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद खाली है, यूपीए का चेयरमैनशिप कहाँ खाली है? क्या यूपी के चेयरमैनशिप के लिए नीतीश स्वयं नहीं कहेंगे कि सोनिया जी को निकालो और मुझे करो? नहीं, बात कन्वीनर की चल रही, कन्वीनर जो जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो वही नहीं, यूपीए की कन्वीनर अभी तो सोनिया गांधी है। नहीं, चेयरपर्सन है वो, मैं कन्वीनर की बात कर रहा हूँ। कन्वीनर वो नहीं, दूसरा पोस्ट नहीं क्लियर करेंगे, और ये जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर कन्वीनर शरद पवार क्यों नहीं हो सकते? फिर कन्वीनर ममता बनर्जी क्यों नहीं हो सकती? उसके पास भी पैसा है, वो भी खर्चा करेगी। फिर डीएमके क्यों नहीं कर सकते? डीएमके तो सबसे ज्यादा सीटें लेके बैठा है, 25, जो आपने कहा 24 सीटें। तो बालू क्यों नहीं हो सकते? तो फिलहाल आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि फिलहाल नीतीश के लिए सबसे बड़ा काम नीतीश के लिए यह है कि वो तेजस्वी के साथ जोड़ी बनाए रखे और लोकसभा में तहलका मचाए। झारखंड और यूपी को लेकर झारखंड और यूपी को लेकर सबसे अहम आज के डेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी शरद पवार की यह है कि वो किसी भी हालत में यूपीए को टूटने नहीं दे और बीजेपी का महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ करे। यदि 48 में से 42 सीटें महाविकास आघाड़ी लेके आती है और यहाँ 35 सीटें यदि ये लेके आते हैं, नीतीश लेके आते हैं, तो फिर आप देखिए मंजर क्या होगा।
उसके बाद फिर कई चीजें होगी, कई कॉम्प्रोमाइजेस होगी, कई जगह तोड़ तोड़ होगी। हमने तो कई सरकारें बनती और देखी है दीपक भाई, आपने और हमने, कैसे बड़े बड़े लोग किसका नाम लेते हैं, कैसा देवीलाल ने प्रधानमंत्री पद के लिए जी, देवीलाल का नाम उछला था और उन्होंने मतलब आप ये शपथ कह रहे लेने हैं, से मैं पहले अगर बोल आपको दिया कि सम कोई अप और करूं होगा। टाइगर, अगर मैं आपको सम अप करूं, आपका ये कहना है कि बजाय चेयरपर्सन बनने के, कन्वीनर बनने के, प्रोजेक्ट होने के, उसको थोड़ा किनारे रखें। नीतीश बीजेपी, कुमार नीतीश देखिए, कुमार बिहार से सीटें लाए और शरद पवार महाविकास अघाड़ी को टूटने ना दे, और महाराष्ट्र और बिहार जिसमें झारखंड भी शामिल है, अगर ये तीन राज्य झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र, अगर ये तीनों राज्यों ने परफॉर्म कर दिया बीजेपी के अगेंस्ट, तो आप कह रहे हैं कि खेल पलट जाएगा। फिर 200 के नीचे आती है बीजेपी जी, फिर 200 के नीचे है बीजेपी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की टैली, मैं इसलिए कह रहा हूं 200 के नीचे, क्योंकि वर्तमान में कोई कहेगा कि यार महाराष्ट्र में कांग्रेस के 20 है, 48 भी आ गए, आप 42 भी बोले तो 22 ही एक्स्ट्रा हो जाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस का 1 है। महाराष्ट्र में अपोजिशन के पास वर्तमान में 4 या 5 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 40 से 42 का चंक अभी एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ है। जी हाँ, उसमें यदि छेद पड़ता है जी, तो वो बहुत वो डेंट जो है वो अनबियरेबल हो जाएगा। इसीलिए अच्छा, ये बीजेपी का बार बार नरेशन होगा कि कन्वीनर किसी को बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का फेस करना चाहिए, वो इस बात को लगातार हवा देते हैं ताकि विपक्ष मतलब में, ये एजेंडा बीजेपी का है, गोदी बीजेपी मीडिया का का सेट है। किया हुआ है। ये गोदी मीडिया का एजेंडा है कि इनके पास तो नाम ही नहीं है। देखिए, इनके प्रधानमंत्री है, आप बताइए आपके पास क्या नाम है? आपने मेघालय में चुनाव लड़ा, नाम दिया क्या? आपने नागालैंड में चुनाव दिया, नाम दिया क्या? आपने आसाम में जिसके भरोसे चुनाव लड़ा, आप आज आप कर्नाटक में औकात है आपकी, आप नाम दोगे मुख्यमंत्री का? आप जब चाहे तब करते हो, दूसरा करे तो एकदम उसके पास नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व विहीन है। और जो मुख्यमंत्री होता है उसको उप एग्जैक्ट मुख्यमंत्री बना देते हैं। उप महाराष्ट्र मुख्यमंत्री में बना देते हैं। महाराष्ट्र में मैं आऊंगा कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन वो लंगड़ाते लंगड़ाते आएंगे, ये नहीं सोचा था हमने। बेचारे पूरे मुख्यमंत्री बनते बनते आधे उप मुख्यमंत्री बन गए। तो जी, ये जो खेल है, ये बार बार ये क्यों आता है कि विपक्ष को लेके ही, क्यों जी, बीजेपी को लेके नहीं आता कि यदि 230 पे आएगा तो नया प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? क्या मोदी जी और अमित शाह के भरोसे लोग रहेंगे क्या? जी। क्या टाइगर, मैं राजनाथ आता सिंह के हूं पीछे जी, लॉबी होगी क्या? जी, ये नरेशन कभी गोदी मीडिया नहीं करेगा, जबकि बीजेपी में भी उतना ही अनरेस्ट है। जी, आज भी राजस्थान का शक्ति परीक्षण पसीना ला रहा है, क्योंकि वो बोलती है जी, भक्ति परीक्षण है। उस भगवान की भक्ति ने कोई बड़ा अच्छा खासा प्रसाद दे दिया बीजेपी को, जी, तो बीजेपी कहीं की नहीं रह जाएगी राजस्थान में। जी। टाइगर, मैं आऊंगा फाइनल कमेंट लेने के लिए। अभिषेक, समय भी हो रहा है। एक पर्सपेक्टिव मैं आपसे जानना चाह रहा था दर्शकों के लिए, क्योंकि आप बिहार को समझते हैं, झारखंड को समझते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो 3 स्टेट हैं, 80 सीट उत्तर प्रदेश में है, 40 सीटें बिहार में हैं और 14 सीटें जो हैं वो झारखंड में, 134 सीटें हो गई, 80 + 40 + 40। अब ये इतना बड़ा चंक है, आपको लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुर्मी पॉपुलेशन और खासकर लखनऊ, इलाहाबाद और आपका पूरा ये जो अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ होते हुए और फिर बलरामपुर, जो गाजीपुर तक, ये जो बेल्ट है सेंट्रल ईस्टर्न यूपी की, जहां कुर्मी 8-9% है, फूलपुर से अगर हम वहां पर नीतीश कुमार को लड़ाया जाए और एक माहौल बनेगा, आपको लगता है कि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट जहां से 134 सीटें आ रही हैं, नीतीश कुमार अगर मजबूत बैटिंग करें तो सबसे बड़ा डेंट डाल सकते हैं क्या? मोदी की नींद उड़ा सकते हैं अगर ये तीनों स्टेट में वो मेहनत करें, अखिलेश यादव के साथ मिलकर, जयंत के साथ मिलकर, तेजस्वी के साथ मिलकर, हेमंत सोरेन के साथ मिलकर, क्योंकि इन जितने भी यंग लीडर्स हैं, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और तेजस्वी, सबसे ट्यूनिंग बहुत अच्छी है नीतीश कुमार की, 1 to 1 उनकी बातचीत होती। इन चारों के साथ मिलकर क्या नीतीश कुमार झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, मेजर चंक है जहां स्वीप किया था, वहां पर असर डाल सकते हैं?
देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे पे असर तो पड़ जाएगा, लेकिन इस पे सबसे पहले सवाल यही उठता है कि अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं। आज की तारीख में हमको आपको किसी को नहीं पता है कि अखिलेश यादव का रुख नीतीश कुमार के साथ, चाहे ट्यूनिंग जितनी भी अच्छी